morning students, welcome to class 9, chapter number 1st of the history portion, the French Revolution, and it is our third part of the chapter 1st. In our last two parts, we already covered the basic social infrastructure or a basic structure of the society in France and the main reasons of the French Revolution. In today's class, we are going to discuss that how the France become the republic from a monarch. आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस के अंदर एक मोनार्च सिस्टम का ऐड होता है। मोनार्च का मतलब राजतंत्र, एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो रूलिंग पावर है किंग के हाथ में होती है, रॉयल फैमिली के हाथ में होती है। तो यहाँ पर जो लुई 16 के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये मोनार्च सिस्टम है जहाँ पर राजा सारे पावर अपने हाथों में रखता है। और फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद में किस तरह से ये मोनार्च सिस्टम खत्म हुआ और यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम स्टार्ट हुआ और नेशनल असेंबली किस तरह से आगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करती है, ड्राफ्ट करती है, कौन सी मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए, ये सारी चीजें हम लोग आज की अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, टेक अ लुक एट टुडेस टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। अब बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब क्या होता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा कि यहाँ पर फ्रांस के अंदर 1789 या 1792 तक जो है वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनके लागू हो गया, जिसे बाद में लुई 16 ने भी एक्सेप्ट किया। इसके साथ ही जो सोशल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट का जो डिवीजन था, और स्पेशली जो टैक्स लिए जाते थे, है ना, जो प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकंड स्टेट को दिए गए थे, वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब है कि एक ऐसा राजा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे काम करेगा। मतलब वो जो लुई 16 है या जो फ्रांस का रूलर है, जो किंग है, वो अपनी विश के अकॉर्डिंग कोई लॉ नहीं बना सकता, कोई पॉलिसी या कोई टैक्स रेगुलेट नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब किसी कंट्री का राजा या जो किंग या रूलर है वो काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च सिस्टम कहते हैं। तो फ्रांस के अंदर पहले मोनार्च सिस्टम था, मोनार्च सिस्टम कन्वर्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च सिस्टम में। और आगे आप लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम को रेगुलेट किया गया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना टॉपिक और देखते हैं इसके मेन इवेंट्स क्या क्या रहे। तो 1791 the draft of the constitution was completed। 1791 तक फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। The power was separated and assigned to legislative, executive and judiciary। Before the 1791, the monarch was the whole and soul of the kingdom। 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, कानून की किताब बनके तैयार हुई। इससे पहले तक जुडिशरी भी किंग ही था, एग्जीक्यूटिव भी किंग था और लेजिस्लेचर का काम भी किंग ही करता था। मतलब कानून बनाना, कानून को रेगुलेट करना और जस्टिस करना, न्याय करना, ये तीनों काम जो मोनार्च होता था, जो रूलर होता था, उसके हाथ में थे। लेकिन 1791 के अंदर नेशनल असेंबली, आपको याद होगा बच्चों, थर्ड स्टेट जिसकी असेंबली लुई 16 ने बुलवाई थी और बाद में इस असेंबली ने थर्ड स्टेट ने उस असेंबली को, स्टेट की मीटिंग को छोड़ दिया था और अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस कर लिया था। और ये वही नेशनल असेंबली जिसने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा फ्रांस का। और इसी के साथ में यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब अब राजा होल और सोल नहीं हो सकता। होल और सोल का मतलब जहाँ पर पहले लुई 16 के पास सारे पावर थे, वो सारे पावर उसे छीन लिए गए और 3 भागों में 3
लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रूलर की जो पावर थी वो पूरी तरह से सब डिवाइड हो गई 3 पार्ट के अंदर। ठीक है, द पावर टू मेक लॉ वेस्टेड इन द नेशनल असेंबली, और फ्रांस के अंदर कानून बनाने का जो राइट था, द राइट टू मेकिंग लॉ वाज इन द हैंड ऑफ नेशनल असेंबली। अब फ्रांस में जो भी कानून बनेंगे वो सारे कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली बनाएगी। ठीक है, वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये नेशनल असेंबली जो थी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी। देखिए बच्चों, जब कंट्री के सिटीजन्स जो है वो किसी कह सकते हैं कि मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं तो उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, लेकिन उसकी जगह पर कोई दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप या कुछ दूसरे इलेक्टेड मेंबर सेकंड पार्टी को इलेक्ट करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए, जहाँ पर देश की जनता वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं करती वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। तो नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, the only man above the 25 year of the age who paid taxes equal to 3 days of the laborers for wages were given the state of the active citizens। अब यहाँ पर ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, rest and women children were state as the passive citizens। फ्रांस के अंदर वोटिंग सिस्टम को रेगुलेट किया गया और वोटिंग सिस्टम में उन लोगों को इलेक्शन या ये कह सकते हैं वोट राइट टू वोट दिया गया जो अपने लेबर का मतलब अपनी टोटल मंथली लेबर का जितना मतलब मंथली वेजेस होता था उसका कम से कम 3 दिन का पे जो है वो 3 डेज का पे एज अ टैक्स की तरह पे करता था। तो आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए वे लोग जो बहुत ज्यादा टैक्स पे करते थे सिर्फ उन्हीं को फ्रांस के अंदर वोट देने का राइट दिया गया। बाकी जितने भी वुमेन्स थे फ्रांस में वुमेन्स को शुरुआत में वोट राइट टू वोट नहीं दिया गया। इसके अलावा जो बिलो द 25 ईयर के बच्चे थे उनको भी राइट टू वोट नहीं था, और जो गरीब लोग थे जो बहुत ही लोअर लेवल पर आते थे जो टैक्स पेयर नहीं थे उनको भी राइट टू वोट नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिव सिटीजन कौन है? जो वोट दे रहे हैं उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया, और जो वोट नहीं दे रहे वो क्या कहलाए? पैसिव सिटीजन्स कहलाए। अब बच्चों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनका जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था, जो वोटिंग सिस्टम था, तो ये सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि पावर was divided into the 3 पार्ट। पावर को 3 भागों में बांट दिया गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। समझ में आ गया? जुडिशरी क्या होती है? कोर्ट जहाँ पर फैसले होते हैं, न्याय होते हैं, कानून को सिक्योर करने का काम करती है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू फॉर्मेशन टू रेगुलेट द लॉज, कानून को लागू करवाना। ठीक है, और लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक द लॉज, कानून बनाना। ठीक है, तो इस तरह से पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पर लेजिस्लेचर में कौन आता था? लेजिस्लेचर कहते थे नेशनल असेंबली को। फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी ये कानून बनाती थी, मेकिंग लॉ, कानून बनाने का काम नेशनल असेंबली करती थी। टोटल 745 मेंबर इसमें होते थे, लेकिन नेशनल असेंबली का इलेक्शन फ्रांस के सिटीजन्स डायरेक्टली नहीं करते थे। ठीक है, इसके लिए इलेक्टोरेट्स बनता था। एक इलेक्टोरेट्स एक ग्रुप है कुछ मेंबर्स का, इसमें जो मेंबर होते थे उसको एक्टिव सिटीजन वोट देकर इलेक्ट करते थे। आप इस चीज को ढंग से समझिए, आप बस ये समझ लीजिए कि ये जो एक्टिव सिटीजन है पूरे फ्रांस की जनता के वे लोग, कम से कम 51,000 लोग थे यहाँ पर। ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो यहाँ के एक्टिव सिटीजन बने गए जिनको वोट देने का हक था। ठीक है, सबसे पहले ये लोग किनको चुनते थे? इलेक्टोरेट्स को। ये इलेक्टोरेट्स बाद में किसको इलेक्ट करते थे? नेशनल असेंबली को। दूसरी चीज देखिए, नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग और मिनिस्टर को। ठीक है, अब ये किंग और मिनिस्टर क्या थे? एग्जीक्यूटिव थे। एग्जीक्यूटिव मतलब कानून को लागू करना इनका काम था। ठीक है, तो
असेंबली वोट देकर इलेक्ट करती थी मिनिस्टर्स को, कौन किंग के अंडर में मिनिस्टर बनेगा, ये सारा डिसीजन किसका होता था, नेशनल असेंबली का होता था। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम कौन करती थी, लेजिस्लेचर। अब यहाँ देखिए जज, जो सुप्रीम जज होता था, जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो जज होता था, उसको भी वोट देके कौन इलेक्ट करता था, एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, ये वे सिटीजन है जो हाई टैक्स पे कर रहे हैं, जिनकी एज 25 से ज्यादा है। ठीक है, बाकी वे लोग फ्रांस की जो रेस्ट पॉपुलेशन है, जिसमें वुमेन्स थे, पुअर पर्सन थे, जो नॉन टैक्स पेयर थे, मतलब जो किसी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे, और जो 25 ईयर्स से बिलो की एज के बच्चे थे, उनको माना गया पैसिव सिटीजन। तो वुमेन्स, चिल्ड्रंस बिलो द 25 ईयर एंड द लोअर क्लास और नॉन टैक्स पेयर आर कॉल्ड एज द पैसिव सिटीजन्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था फ्रांस के अंदर, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे काम करेगी, कौन मेंबर होगा, कैसे इनका इलेक्शन होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर अ मेंबर ऑफ द असेंबली मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अब बच्चों मान लीजिए कि आपको यहाँ नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है, या फिर जुडिशरी के अंदर आपको मेंबर बनना है, या फिर यहाँ पर इलेक्टोर्स के अंदर मेंबर बनना है। तो इसके लिए आपकी एक क्वालिफिकेशन जरूरी थी, आप एक हाई कह सकते हैं कि सेक्शन के टैक्स पेयर होने चाहिए। मतलब जितना ज्यादा आप टैक्स पे करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो आपकी रेपुटेशन मानी जाती है। तो सिंपल सी बात है, टैक्स ज्यादा से ज्यादा कौन पे करेगा, जिसके पास बहुत इनकम होगी, जो बहुत ही प्रॉस्परस पर्सन होगा, वही तो ज्यादा टैक्स देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ये जो हाई टैक्स पेयर वाला इशू है, ये फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी का कारण बन जाता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को राइट टू वोट दिया गया, वुमेन्स को राइट टू वोट है ही नहीं, बच्चों को भी राइट टू वोट नहीं है। और हाई टैक्स पेयर जो लोग हैं, जो बहुत ही कह सकते हैं कि आप देखिए एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग यहाँ पर इलेक्टर्स बन सकते हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। तो ये इशू आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आपको ये याद देना है कि ये सारे प्रोविजन हम ये पढ़ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे प्लस पॉइंट, जो आगे जाके वर्ल्ड की डेमोक्रेसी कंट्रीज के लिए जो राइट्स फंडामेंटल हम लोग सुनते हैं, जैसे हमारी कंट्री में भी हमको 6 फंडामेंटल राइट दिए गए, उसका एक बेसिक बना था ये सारी चीजें। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स। फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, मनुष्य को, और साथ में ही देश के सिटीजन्स के अधिकारों से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की गई। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग होने के नाते हर इंसान के कुछ नेचुरल राइट्स माने गए, जो इंसान से नहीं छीने जा सकते, चाहे वो फ्रांस का रहने वाला हो, चाहे वो फ्रांस का रहने वाला नहीं हो। ये नेचुरल राइट्स माने गए। और जो नेचुरल राइट्स थे उनमें किन किन चीजों को शामिल किया गया, तो देखिए आप कि इसमें शामिल किया गया राइट टू लाइफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है आर्टिकल 20 के अंदर। ठीक है, फिर आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंदर हमको ये राइट दिया गया है। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हमको भी इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो राइट है ये भी हमको दिया गया है। ठीक है, ये सारे फ्रांस के नेचुरल राइट माने गए। और डिक्लेरेशन ऑफ द मैन, राइट फॉर द मैन एंड द सिटीजन्स, ये फ्रांस का सबसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्लस पॉइंट था। वर्ल्ड के जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उन सब ने इनको फॉलो किया। ठीक है, अब आ जाता है, ये तो बच्चों अभी तक हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च की, कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है, राजा के पास जो पावर थी वो खत्म कर दी गई है, कुछ लोगों को वोटिंग राइट दे दिए गए, नेशनल असेंबली बना दी है, इन लोगों ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन अभी भी फ्रांस के अंदर कई सारी बेसिक प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉर्ट आउट करना जरूरी था। यहाँ पर अब हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं। पहले मोनार्च सिस्टम था, मोनार्च से फ्रांस में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, और अब हम पढ़ेंगे रिपब्लिक। फ्रांस किस तरह बढ़ रहा है, रिपब्लिक कंट्री बनने
आगे बढ़ रहा है। तो कैसे रिपब्लिक बना ये हम जानते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है, फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्क्स एंड बिकम रिपब्लिक। फ्रांस के अंदर बाद में ये जो मोनार्क है इसको हमेशा के लिए खत्म कैसे किया गया और किस तरह से फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कंट्री बन गया, ये सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों रिपब्लिक का मतलब भी आप समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि जैसे देखिए कि हमारी कंट्री भी जो है वो रिपब्लिक कंट्री मानी जाती है या गणतंत्र हिंदी में जिसको कहते हैं, जहाँ पर जनता का शासन हो, जहाँ पर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के सिटीजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हो। क्योंकि आप देखिए बच्चों हमारे जो कंट्री है यहाँ का जो सुप्रीम हेड है वो माना गया है किसे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होता है, हेरिडिटरी से नहीं आता, ठीक है। तो इसी कारण ऐसे सिस्टम को रिपब्लिक सिस्टम कहा गया। अब कैसे शुरुआत हुई फ्रांस के अंदर रिपब्लिक सिस्टम की, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए लुई 16 एंटर्ड इन द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ द प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब यहाँ देखिए फ्रांस से अलग ये दो किंगडम थे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इसको प्रशिया भी कहते हैं, प्रशिया भी कहते हैं, ठीक है। प्रशिया और ऑस्ट्रिया ये दोनों ही फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज थी, नेबरिंग किंगडम थे। दोनों ही किंगडम और यूरोप के सारे देश बड़ी परेशानी में थे कि फ्रांस के अंदर जो उथल पुथल हो रही थी, धीरे धीरे जो मोनार्क सिस्टम खत्म हो रहा था, वो बाकी किंगडम के लिए भी टेंशन की बात थी कि कहीं फ्रांस का असर पड़ोसी देशों पर ना पड़े और वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं पर अपने देश के मोनार्क से अपने राजाओं को हटाने की तैयारी ना कर ले। तो इसीलिए लुई 16 को भी लग रहा था कि अब मैं ज्यादा समय तक फ्रांस पर अपना राज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ मिलकर एक नेगोशिएशन कर लिया, मतलब ये षड्यंत्र रचना शुरू किया, ठीक है। और बाद में ऐसा कहते हैं कि जब नेशनल असेंबली को लुई 16 की इस हरकत के बारे में पता चला, तब तक ऑस्ट्रिया और प्रशिया फ्रांस पर अटैक करने की तैयारी कर चुके थे। मतलब अब युद्ध होने ही वाला था, फ्रांस एक तरफ और प्रशिया और ऑस्ट्रिया एक तरफ। कंडीशन बड़ी ही वॉर की तरफ बढ़ रही थी। तो फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ी आर्मी बनने लगी, लोग अपनी इच्छा से आर्मी में जाने लगे और ये कंडीशन हो गई फ्रांस के अंदर की जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, खर्चा उठा रहे थे, कमाने के लिए बाहर जा रहे थे, वो लोग तो चले गए बॉर्डर पर। मतलब ये समझ सकते हैं कि जितने भी फ्रांस के अंदर लगभग जो यूथ थी, जो मैन जो थे, है ना, जो आर्मी थे, वो तो चले गए आर्मी के अंदर और पीछे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वुमेन्स पर। धीरे धीरे घरों की लोगों की जो इकोनॉमी कंडीशन है वो खराब होने लगी, क्योंकि लगभग फ्रांस के कई सारे लोग जो थे वो आर्मी में चले गए और लड़ने के लिए वॉर, और पीछे घर बच्चे परिवार छोड़कर वे लोग चले गए। तो वुमेन्स के जो ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी कि अब घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, फैमिली को भी ध्यान में रखना है। तो धीरे धीरे फ्रांस की कंडीशन खराब होने लगी, लेकिन लोगों के अंदर जोश था, लोग चाह रहे थे कि पूरे यूरोप के अंदर ये जो वॉर होने वाला था रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ में फ्रांस का, इसमें फ्रांस ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो लड़ाई है ये पूरे यूरोप के अंदर जो मोनार्क सिस्टम है, जो राजतंत्र है, उसके खिलाफ लड़ी जा रही है। पूरी यूरोप से इस राजतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन थी पूरे यूरोप के लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखें, thousands of people joined army to fight the war against Prussia and Austria। फ्रांस के हजारों लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। People saw this war against the king and the aristocracy all over the Europe। और लोगों की नजर में ये लड़ाई मोनार्क सिस्टम और राजतंत्र के खिलाफ थी, ठीक है। The मर्सिले, देखिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मर्सिले वाज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और यहाँ पर के बच्चों आपका एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो क्या है। तो मर्सिले जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। जब यहाँ पर लोग आर्मी के अंदर जा रहे थे, रिक्रूट हो रहे थे, तो यहाँ लोगों के अंदर बहुत जोश था और इसी जोश में इन्होंने
घर को भी पालना। ठीक है, तो इस तरह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है खराब होने लगी और साथ में कहते हैं कि यहाँ पर फूड के जो रेट थी, जो ब्रेड के रेट थे, वो एक बार वापस इंक्रीज होना शुरू कर दी। इसी के साथ देखें तो पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इम्पोर्टेंट रियली पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड प्लान्स। अब यहाँ पर फ्रांस के अंदर जगह जगह पर बड़े बड़े क्लब बन गए। इन क्लब के अंदर वे लोग ज्यादा जाया करते थे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के प्लान को डिस्कस करते थे। मतलब ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति से जुड़ी हुई बातें लोग बैठकर यहाँ पर डिस्कस करते थे। और ऐसा ही एक क्लब था जो इसका नाम जैकोबिन क्लब था। फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लब था। कई सारे मेंबर इसके अंदर जुड़े जो सरकार की नीतियों को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उनके प्लान्स को जस्टिफाई किया करते थे। अब देखते हैं क्या था। तो द पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। जैकोबिन क्लब, बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जैकोबिन क्लब क्या था, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्लब था जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे और गवर्नमेंट की पॉलिटिकल प्लानिंग्स और जो पॉलिसीज होती थी उनको डिस्कस करते थे। बेसिकली जैकोबिन क्लब जो है, जो लोअर लेवल के जो लोग थे, या ये कह सकते हैं जो कम प्रॉस्परस लोग थे, उनका ग्रुप था जो अपने आप को फ्रांस के अमीर लोगों से बिल्कुल अलग रखता था। ठीक है, तो देखिए जैकोबिन क्लब द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब, द मेंबर ऑफ दिस क्लब बिलोंग टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन। ये कम प्रॉस्परस लोग थे जिसमें लॉयर है, टीचर है, लेबरर्स है, वर्कर्स है, ये लोग आते थे ज्यादा से ज्यादा, मर्चेंट है। ठीक है, एंड देयर लीडर वर द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पूछा जाता है हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो बच्चों यहाँ आपका एक और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। लगभग अब अपन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक तो जैकोबिन क्लब और इसके लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को आपको ध्यान रखना है। The member of club started wearing long strip trouser। अब आप अपनी अगर बच्चों बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर, अगर बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं कि लंबे लंबे ट्राउजर, मतलब पूरे पाँव ढके हुए यहाँ पर इन लोगों के, इस तरह के लॉन्ग लाइनिंग वाले ये ट्राउजर पहनते थे और अपनी छत के, अपने सर के ऊपर जो है ये रेड कैप रखते थे जो फ्रीडम को शो करती थी। अब ये लॉन्ग ट्राउजर क्यों पहनते थे लाइनिंग वाले? फ्रांस के अंदर जो नोबल फैमिली के लोग होते थे, जो रिच फैमिली के लोग होते थे, वो घुटनों तक या घुटनों से ऊपर तक अपने ट्राउजर या शॉर्ट्स पहनते थे। तो उन नोबल से खुद को अलग रखने के लिए जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो लॉन्ग स्ट्रिप वाले ट्राउजर पहनते थे, ताकि कितनी भी भीड़ हो वहां पर पता चल जाए कि हम जैकोबिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड wearing the long strip trouser and came to know as the sans cultures। और इन लोगों को sans culters कहा जाता था। sans culture का मतलब बिना घुटनों वाले। बिना घुटने वाले क्यों? क्योंकि ये घुटनों से नीचे तक ट्राउजर पहनते थे, लंबी और स्ट्रिप वाले। ठीक है, एंड मैन wore red cap symbolize the liberty। और इसी के साथ में जो जैकोबिन क्लब के जो मैन होते थे, जो आदमी लोग होते थे, वो अपने सर पे रेड कैप रखते थे। ये रेड कैप जो है वो लिबर्टी मतलब फ्रीडम का सिंबल मानी गई। तो इस तरह से ये जैकोबिन जो ग्रुप था, ये क्लब था, ये अपने आप में बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लब था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस क्लब के लोगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस तरह से ये जो जैकोबिन क्लब था, इसने अपने को बिल्कुल अलग लगा नोबल से, और बाद में इसने एक रिवॉल्यूशनरी एक्शन उठाया। इसने डिसाइड किया इस क्लब के लोगों ने कि क्यों ना फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्ट किया जाए बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज एंड द हाई प्राइस
धीरे धीरे जो फूड के ग्रेन थे या जो अनाज था, खाने की जो चीज़ें थी, उनके दाम बढ़ते जा रहे थे और साथ में खाने की शॉर्टेज थी। और आगे देखते हैं बच्चों इसके ये जो मेन इवेंट्स थे कैसे हुए। इन 1792 AD the Jacobins plan and revolt। 1792 AD के अंदर जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्ट किया जाए, एक विद्रोह किया जाए ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड एंड हाई प्राइसेस। क्योंकि यहाँ पर बहुत जो फूड है उसकी सप्लाई कम थी और प्राइस रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। Then August 1792 AD, then August 1792 AD, people stormed the palace of the Tuileries। तो यहाँ पर जो एक महल था बच्चों फ्रांस के अंदर, ट्यूलेरिए नाम का जो महल था, पैलेस था राजा का, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जनता ने। एंड असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और जो नेशनल असेंबली थी उसने ये फैसला लिया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाए, कैदी बना लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, ठीक है। एंड इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबव। और असेंबली ने ये भी डिसीजन लिया कि अब से फ्रांस के अंदर रहने वाले जितने भी मैन हैं, मतलब जितने भी जेंट्स हैं जो 21 ईयर तक या उससे ज़्यादा है, वो सब वोट दे सकते हैं। तो बच्चों आपको याद है अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था कि फ्रांस के अंदर वोटिंग का जो राइट था वो सारे लोगों को नहीं था, ओनली वही लोग जो है टैक्स जो पे करते थे, हाई टैक्स पे करते थे, सिर्फ वही राइट टू वोट उन लोगों को दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 1792 के बाद सारे लोगों को जिनकी एज 21 से ज़्यादा थी सबको राइट टू वोट प्रोवाइड करवा दिया गया। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड एज द कन्वेंशन। और साथ में ही नेशनल असेंबली के वापस इलेक्शन में एक नई असेंबली बनी, उस असेंबली का नाम कन्वेंशन रखा गया, ठीक है। एंड 21 September 1792 the assembly abolished the monarchs and declared the France as the republic। ये बच्चा बच्चों आपके most important, when was the France declared as the republic country? तो आपका आंसर होगा 21 सितंबर 1792। 1792 को ये जो नई असेंबली बनी थी कन्वेंशन असेंबली, इसने फ्रांस में मोनार्क सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया। साथ में ही देखें द लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ। लुई 16 को फांसी की सजा हुई और कहते हैं कि इसको फ्रांस के बिल्कुल मिडल के अंदर पब्लिकली फांसी दी गई थी। तो देखें 21 जनवरी 1793 द लुई एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस ऑफ डी ला कॉनकोर्ड। डी ला कॉनकोर्ड फ्रांस के अंदर इसका महल था, वहां पर खुले के अंदर सारे जनता के सामने इसको फांसी पे चढ़ाया गया। बाद में इसकी जो वाइफ थी मैरी एंटिएना, उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में कन्वर्ट हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च सिस्टम से रिपब्लिक कंट्री के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो एक बहुत लंबा सफर हमने पढ़ लिया बच्चों, लेकिन साथ में ही अभी तक फ्रांस के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर यहाँ गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी सिर्फ जो जेंट्स थे, जो मैन थे, उन्हीं को राइट टू वोट था। वुमन सेक्शन को कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको लेकर भी रिवॉल्ट होता है। नेशनल असेंबली जो ये बनी है ये भी 2 सालों तक अपनी मन मर्जी करती है, तो वापस फ्रांस के अंदर कंडीशन बिगड़ेगी, वापस रिवॉल्ट होगा। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको जाननी है, लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर मिलेंगे